हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है ये फफूंद से यानी कि कवक से प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन बी कच्छ का रन, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ का रन। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व में जंगली गधा का एकमात्र स्थान जो है वो कच्छ का रन है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब हम विटामिन को किसी भोजन के माध्यम से या फिर सूर्य के प्रकाश के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में आने के बाद हार्मोन बन जाता है। इसीलिए इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी ग्रेफिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक रबर होता है वो ना तो ज़्यादा मजबूत होता है और ना ही ज़्यादा स्थायित्व होता है। इसको मजबूती और स्थायित्वता प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है और इस क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो सारनाथ स्तंभ है ये वाराणसी में है। और याद रखिएगा कि जो सारनाथ स्तंभ है यहीं पर क्या किया गया था? तो याद रखिएगा कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहीं पर अपने 5 ब्राह्मणों को सबसे पहली बार उपदेश दिया था। और इस प्रक्रिया को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सारनाथ का स्तंभ कहाँ पर है? तो वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी पायनियर, ऑप्शन सी द हिंदू या फिर ऑप्शन डी द बंगाल गजट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द बंगाल गजट। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है और इसको जो प्रकाशित करने वाले थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा कि जेम्स हिक्की के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र यानी कि हिंदी साहित्य का पहला समाचार पत्र जो था, याद रखिएगा वो उदंत मार्तंड है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी वलनन या फिर ऑप्शन डी लहरें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी होती है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का फोकस कहते हैं। मान लीजिए कि इस स्थान से भूकंप आया है और इसका प्रभाव सबसे पहली बार जो है हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो हमें इस बिंदु पर देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पर देखने को मिल रहा है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, उस जगह को अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि एपी सेंटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अधिकेंद्र शब्द है ये भूकंप से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सह्याद्री या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो याद रखिएगा अरावली है। और याद रखिएगा कि जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है?
यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है। ऑप्शन आपके सामने है चावल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो खरीफ की फसल ऐसी फसल होती है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। और गेहूं इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि गेहूं जो है वो खरीफ रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाली प्राणी क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है जरायुज प्राणी, ऑप्शन बी राइजोम प्राणी, ऑप्शन सी अंडज प्राणी या फिर ऑप्शन डी समजात प्राणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज प्राणी। दोस्तों याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज इस बात पर हो जाते हैं कि आखिर इतने इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे इजी क्वेश्चन हमें याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं वो भी कंफ्यूज करने के लिए। तो अंडे देने वाले प्राणी जो है वो अंडज प्राणी कहलाते हैं, जैसे कि जो मेढक है वो भी एक अंडज प्राणी है। और ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक अंडज प्राणी है। तो याद रखिएगा कि मेढक का ऑप्शन आपके सामने दिया होगा और मेढक इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेढक एक अंडज प्राणी है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है ईस्ट किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने है शैवाल, ऑप्शन बी फफूद, ऑप्शन सी नग्नबीजी या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूद। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ईस्ट है ये एक फफूद है, यानी कि ये एक कवक है। और याद रखिएगा कि जो ईस्ट है, ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदाबेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नाईमुदी। दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुदी है। और याद रखिएगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोदाबेट्टा है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब आपका आंसर हो जाएगा दोदाबेट्टा है। अगला क्वेश्चन, हरा ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पृथ्वी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी को हरा ग्रह नहीं कहा जाता बल्कि नीला ग्रह कहा जाता है और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वरुण ग्रह को हरा ग्रह क्यों कहते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें मीथेन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे हरे कलर का ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये हरे रंग का दिखाई देता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो अरुण ग्रह है इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है और इसलिए लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चमकीला ग्रह कौन सा है तो या फिर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ईंधन का कार्य करता है। आपको बताना है कि शरीर में ईंधन का कार्य इनमें कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर हमको तुरंत एनर्जी यानी कि हम कहते हैं कि हमें जल्दी से एनर्जी की आवश्यकता हो तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सारे आ जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा कार्य करता है तो याद रखिएगा प्रोटीन करता है। अगला क्वेश्चन, जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है। ऑप्शन आपके सामने है मध्य भाग, ऑप्शन बी अग्रभाग, ऑप्शन सी पश्च भाग या फिर ऑप्शन डी पार्श्व भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रभाग। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारी जो जीभ होती है, जीभ के साइड में साल्ट एंड सोर यानी कि खट्टेपन का और नमकीन का अनुभव होता है और जो अग्रभाग होता है वहाँ पर हमें मीठेपन का अनुभव होता है। और जो बीच का भाग होता है इसमें हमें कोई भी टेस्ट बेड्स नहीं होती है, इसलिए किसी भी स्वाद का आभास नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है तो मैंने आपको बता दिया है कि जीभ का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग जो है वो मीठे स्वाद का आभास कराता है। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जब हमारे शरीर में भोजन लेने के बाद उसका पाचन होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 12 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी भास्कराचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और अगर मैथ में भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं कि शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी, जो कि भारत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल की वीडियो में कराया था, तो अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।